हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 5 नवंबर 2020 और 5 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी फैक्ट को आज इस सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न है, राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजीव जलोटा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर 2024 तक पद संभालेंगे। वह संजय कोठी से पद ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उन्होंने संजय भाटिया की जगह ली है। राजीव जलोटा महाराष्ट्र के पहले जीएसटी आयुक्त थे और वर्तमान में भारत के उच्च तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर बात करते हैं, मुंबई ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको अभी नियुक्त कर दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? राजीव जलोटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगर इसी में बात करते हैं कि राजीव जलोटा की जब बात होती है तो ये अध्यक्ष हैं जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, इसके कब तक के अध्यक्ष अगर बना दिए गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 सितंबर 2024 तक पद ये संभालेंगे। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष, तो उनका नाम क्या? संजय सेठी है। ठीक है, याद रखना। आगे और अगर इनकी बात करते हैं कि पद ग्रहण करने के साथ साथ ये अगर इससे पहले की बात करें और राजीव जलोटा इससे पहले क्या थे, तो सबसे पहले ये पहले जीएसटी आयुक्त थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के थे। और वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जब प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो महाराष्ट्र के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से कौन से फैक्ट बन जाते हैं जरा देखना ध्यान से। पहला तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेगा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको चुना गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव जलोटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजीव जलोटा से पहले मुंबई ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? संजय सेठी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और अगर राजीव जलोटा की बात करें, अगर आपसे फैक्ट में पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना महाराष्ट्र के पहले जीएसटी आयुक्त थे कौन? राजीव जलोटा। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो महाराष्ट्र के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इनका एक पॉइंट और देख लेते हैं कि 1988 बैच के महाराष्ट्र के कैडर आईएएस अधिकारी हैं ये। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन और निकल के आ गए, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की औपचारिक घोषणा की। ठीक है, जरा समझते क्या है क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की औपचारिक घोषणा की है। वह दुनिया के प्रमुख व्हाइट बॉल ऑलराउंडरों में से एक हैं। उन्होंने मार्च 2016 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया था और केवल विदेशी टी20 में खेल रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 खेले हैं। 2007 एवं 2015 में आईसीसी विश्व कप ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे। जब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या है इस क्वेश्चन के, तो सबसे पहले नंबर पर शेन वाटसन की यहाँ पे बात हो रही है। तो शेन वाटसन ने क्या किया है? सभी प्रारूपों से एक तरीके से संन्यास ले लिया है। अब सभी प्रारूप से मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि एक तो आपका वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, और इसके बाद में क्या नाम टी20 हो गया, या आपका आईपीएल हो गया। जितने भी आपके जो भी क्रिकेट मैच होते थे वहाँ से औपचारिक घोषणा कर दी है। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं तो अगर सबसे पहले इन्हों पे बात करते हैं तो इन्होंने अभी अगर इनके करियर की बात करते हैं तो इन्होंने कुल मिला के 59 टेस्ट खेले हैं, 190 वनडे खेले हैं और 58 टी20 खेले हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि जितने इन्होंने टी20 खेले हैं उतने ही इन्होंने क्या टेस्ट खेले हैं, बस केवल एक ज़्यादा है। और 2007 और 2015 में आईसीसी विश्व कप ऑस्ट्रेलिया से टीम का हिस्सा थे। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता अभिनेता आशीष कक्कड़ का कोलकाता में निधन। प्रख्यात अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर आर्टिस्ट आशीष कक्कड़ 49 वर्ष का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे गुजराती फिल्म उद्योग के एक प्रमुख कलाकार थे। एक निर्माता के रूप में वह वेटर हाफ 2010 में, मिशन मम्मी 2016 के प्रसिद्ध थे। एक अभिनेता के रूप में वह कई गुजराती हिंदी फिल्मों के रूप में देखे गए, जैसे 2013 में काई पोछे और वर्ष 2015 में
साइकोलॉजिकल थ्रिलर और बियॉन्ड ब्लू एंड ऑर्निंग टेल इन डिमांडिंग माइंड के रूप में काम किया है। अब देखो यहीं पे अगर बात करते हैं तो फिल्म निर्माता कौन, फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता दोनों की बात हो रही है, दोनों थे, अभिनेता भी थे और फिल्म निर्माता भी थे। कौन, आशीष कक्कड़। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और अगर इनके निधन की बात की तो कहाँ पे निधन हुआ, तो ये कोलकाता में इनका निधन हो गया है। अब देखो यहीं पे अगर बात करते हैं ये क्या क्या थे। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को याद रखना कि प्रख्यात अभिनेता थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे, और इसके बाद में फिल्म निर्माता थे, और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट बन जाता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। यहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट से मतलब यहाँ पे ये है कि इन्होंने कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज़ दिया है। आवाज़ दी से मतलब क्या कि बोल तो कोई और रहा होगा लेकिन आवाज़ ये उनकी आवाज़ होगी, ठीक। कौन थे वो, आशीष कक्कड़। तो ये भी आप लोगों को याद रखना था। और ये गुजरात के सबसे पहले गुजरात के फिल्म उद्योग एक प्रमुख कलाकार के रूप में थे। अगर इनकी फिल्मों की बात करते तो वेटर हाफ में इन्होंने 2010 में काम किया, मिशन मम्मी इन्होंने 2016 के लिए प्रसिद्ध हुए थे। अगर इसकी और बात करते हैं कि 2013 में सबसे जो इनकी फेवरेट मूवी में 2013 में काई पोछे, ठीक है, जिसमें आपको पता ही होगा दिवंगत जो सुशांत सिंह राजपूत है वो भी उस मूवी में थे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। तो अभी हाल ही में कौन से फिल्म निर्माता का निधन हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आशीष कक्कड़ हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं कहाँ हुआ तो कोलकाता में हुआ है, ठीक है। और ये क्या क्या थे आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका आंसर आप लोगों को दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट। अभिनेता फराज खान का बेंगलुरु में निधन। अभिनेता फराज खान को न्यूरोलॉजिकल विकार के चलते आईसीयू में भर्ती होने के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने 1996 में विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म फरेब के साथ बॉलीवुड में शुरुआत की। उन्हें 1998 में रानी मुखर्जी के साथ सामाजिक फिल्म मेहंदी की प्रसिद्धि मिली। पृथ्वी, दुल्हन बनूं मैं तेरी, दिल ने फरियाद किया और चांद बुझ गया उनकी अन्य फिल्में हैं। उन्होंने कई टीवी शो जैसे अचानक, 37 साल बाद, फिर कोई है और रात होने को में अभिनय को निभाया। अब देखो इनकी बात करते हैं, इसके मुख्य फैक्ट को देख लेते क्या है। अभिनेता फराज खान, इनका क्या हुआ, अभी हाल ही में निधन हो गया। और कहाँ पे हुआ है तो ये आप लोगों को याद रखना। उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु है। अब अगर इनकी बात करते हैं कि इन्होंने सबसे पहली इनकी जो मूवी थी वो 1996 में जो मूवी आई थी फरेब, ठीक है। ये फरेब मूवी में इन्होंने सबसे पहले इस करियर में शुरुआत की थी, ठीक है। अब अगर ये बात करते हैं, भाई देखो कोई होता किसी चीज़ को शुरुआत करता है लेकिन उसको स्ट्रगल टाइम चलता रहता, फिर उसको कोई एक मूवी से या कोई भी कुछ ऐसा कुछ करता जिससे उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये उनकी मूवी कौन सी थी, मेहंदी मूवी थी, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और उस मूवी में अगर हम हीरोइन की बात करते हैं तो उस मूवी हीरोइन कौन थी, रानी मुखर्जी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ, आगे अगर यही बात करते हैं तो इनकी पृथ्वी हो जाएगी, दुल्हन बनूं मैं तेरी, दिल ने फरियाद किया, चांद बुझ गया, यानी इनकी कई सारी क्या है ये मूवियाँ हैं। और अगर टीवी शो की बात करते हैं तो ये टीवी शो आपको पता हॉरर टीवी शो था अचानक, 30 साल बाद, और से फिर कोई है, और इसके बाद में रात होने को है। समझ में आ गया। तो ये इनके कई सारे क्या थे, टीवी शोज थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी हाल ही में जो आपके टीवी एक्टर थे उनका हाल ही में निधन हो गया है बेंगलुरु में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फराज खान हो जाएगा, ठीक है। और इनकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी, तो ये फरेब मूवी थी। और अगर प्रसिद्धि की बात करें तो क्या हो जाएगा कि उसमें आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मेहंदी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन 41 न्यूजीलैंड की मंत्री बनने वाली भारतीय पहली मूल की महिला बन गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के मंत्रिमंडल समुदाय एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री, विविधता, समावेश और जाति समुदायों के मंत्री नियुक्त किया गया है। वह इसके अलावा युवा कार्यक्रम मंत्री और सामाजिक विकास एवं रोजगार के लिए सहयोगी मंत्री भी बनी है। वह मंत्रिमंडल में शामिल 5 नए मंत्री साथ में बदलेंगी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि प्रियंका राधाकृष्णन की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे फिगर में आप लोगों को फोटो में वो दिख रहा होगा। अब देखो प्रियंका राधाकृष्णन है, ये क्या है, भारतीय मूल की हैं। और भारतीय मूल की जो ये सबसे पहली मंत्री बन गई है। और कहाँ पे बनी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा।
तो आपसे इतना पूछ लिया जाएगा कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन कहाँ की मंत्री बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं पे बात करते हैं कि इसके अलावा अगर ये बात करते हैं कि इसके अलावा और ये कौन कौन से इनके पास पद रहने वाले हैं, युवा कार्यक्रम मंत्री और सामाजिक विकास रोजगार के लिए सहयोग मंत्री भी बनी है ये। अब इनके साथ क्या होगा कि वह मंत्रिमंडल में शामिल 5 नए मंत्रियों में से एक थी, मतलब कहने क्या है 5 मंत्री और थे, उनमें से एक डिफरेंट थी। अब डिफरेंट की बात यहाँ पे हो रही, डिफरेंट इसलिए हो जाएंगी, बाकी लोग जो होंगे न्यूजीलैंड मूल के होंगे, जो न्यूजीलैंड के निवासी होंगे, लेकिन ये जो प्रियंका राधाकृष्णन है ये कहाँ की निवासी हैं, ये आपकी भारतीय मूल की निवासी हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOHUA ने 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री MOH हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस वेबिनार के माध्यम से 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस वर्ष की मुख्य थीम क्या हो जाएगी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। यह विषय लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करने हेतु कोविड-19 उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करेगा। डेनिश वास्तुकार और आधुनिक शहरी योजना के संस्थापक जॉन गेल्क ने इस कार्यक्रम को मुख्य भाषण दिया। अब देखो इस क्वेश्चन के अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि MOHU ने क्या किया है, आपकी 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसकी बात करते हैं मुख्य थीम की, मैंने आपको पहले ही हर वीडियो के लेक्चर में बताता हूं, अगर आपका थीम से क्वेश्चन बनता है तो ये आप लोगों को जरूर याद करनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कोताही बिल्कुल नहीं बरसेंगे। अब इसकी थीम क्या हो जाएगी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का फैक्ट इसी में क्या है कि डेनिश वास्तुकार और आधुनिक शहरी योजना के संस्थापक जॉन गेल ने इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया था। ठीक है, और ये देखो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि कौन सी थी, वो 13वीं थी। ठीक है, हाँ, और क्या ये चीज आपको लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, केंद्रीय आवास शहरी मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है कि आपका मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल ने खेतड़ी में भारत इजराइल कृषि परियोजना शुरू की। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के वरीभांग खेतड़ी में सब्जी संरचित खेती हेतु भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र को आधारशिला रखी है। यह लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। यह असम के किसानों को उत्पादन और आय बढ़ाने हेतु नवीनतम इजरायली तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा। यह असम में कृषि और बागवानी उत्पादनों को बढ़ावा देगा और जिसमें किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल की, तो सर्बानंद सोनोवाल की जब हम बात करते हैं तो ये आपके असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि भारत और इजराइल के बीच में क्या किया, एक परियोजना की शुरुआत की है। वो किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है वो। अगर यहीं पे बात की जाए कि इसमें आखिर लागत की बात यहाँ पे हो रही है, तो लागत इसमें करीब हो जाएगा 33 करोड़ रुपए यहाँ पे लागत इसकी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। ये असम के किसानों को उत्पादन यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आय बढ़ाने यानी उनकी इनकम को बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक तरीके से तकनीक को विकसित करेगा। अब यहीं पे और बात करते हैं। ये असम में कृषि हो गया, एग्रीकल्चर बागवानी हो गया, उत्पादन को भी बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि असम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे, सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। और इन्होंने अभी हाल ही में एक परियोजना को शुरू की है। वो परियोजना कौन सी है, भारत इजराइल कृषि परियोजना। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर इसकी लागत की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 करोड़ रुपए की यह लागत से स्टार्ट होने वाली है। ठीक, और ये कुल मिलाकर कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा भी देने वाला साथ साथ में। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों से बनता है कि सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री हैं, यहीं पे अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि असम के राज्यपाल कौन है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे में, कि असम के राज्यपाल कौन हैं,
इतना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को बताना है, ठीक है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के दुआर्ते पचेको अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष चुने गए। सुदूर इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के माध्यम से आईपी चुनाव प्रक्रिया का संपन्न होने के बाद पुर्तगाल के दुआर्ते पचेको को अंतर संसदीय संघ आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब देखो इनकी बात कर लेते हैं कि आखिर इससे मुख्य फैक्ट क्या है। तो जब इसके इनके मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो पुर्तगाल के सबसे पहले नंबर पे पुर्तगाल की बात हो रही है। तो पुर्तगाल को क्या है कि दुआर्ते पचेको, या ये आपको नाम याद रखना है, कौन सा, दुआर्ते पचेको को अंतर संसदीय के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अब देखो इनकी अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है वो आपका कितना, 3 वर्ष का रहने वाला है। कितना, 3 वर्ष का रहने वाला है, यानी कि 2020 से लेके 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अब देखो यहीं पे अगर बात करते हैं, वह मैक्सिको के सांसद ग्रेविला क्यूवास वेरियान की जगह ली है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविला क्यूवास वॉरेन इसका आंसर हो जाएगा, जो इसके 23वें अध्यक्ष बने हैं। अगर आईपीयू की बात करते हैं तो आईपीयू क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, जनेवा हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ कि दुआर्ते पचेको को अभी हाल ही में अंतर संसदीय के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और इनका कार्यकाल कब तक होगा, तो 2020 से 2023 तक इनका कार्यकाल होने वाला है। आईपीयू के मुख्यालय की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा। और ये देखो आपको फोटो में दिख रहे होंगे कि ये कौन है, दुआर्ते पचेको है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम ने डिजिटल परिवर्तन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ करार किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL डिजिटल संसाधनों को प्रयोग करके ग्राहक अनुभव को डिजिटल रूपांतरण हेतु IBM के साथ समझौता किया है। इसके तहत IBM इंडियन ऑयल मोबाइल ऐप पोर्टल विकसित करेगा, जिसका नाम होगा इंडियन ऑयल 1 होगा। यह डिजिटल परिवर्तन पहल इंडियन के ऑयल के ग्राहक संबंध प्रबंधन और वितरण प्रणाली DMS हेतु एक मंच प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन ऑयल कस्टमर एक हिस्सा है। अब देखो इसकी अगर बात करते हैं तो क्या है कि अगर यहाँ पे IBM की बात होती है और यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात होती है। सबसे पहले नंबर पे IBM को समझ लेते क्या है। IBM का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने साथ साथ में क्या कर लिया, साथ साथ में करार का मतलब समझौता एक तरीके से इनमें हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसके तहत एक मोबाइल ऐप और एक पोर्टल विकसित करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो और उस पोर्टल का नाम क्या होगा या उसका ऐप का नाम क्या, इंडियन ऑयल 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि IBM ने एक कंपनी के साथ समझौता करके कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर इंडियन ऑयल ऑप्शन में देगा तो तब तो आप लोग उसका आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर इंडियन ऑयल नहीं देगा, वो आपसे यही पूछ लेगा कि IBM का जो किसके साथ समझौता करके उन्होंने अभी हाल ही में ऐप को लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडियन ऑयल 1 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून नगर निगम ने शुरू की एक पहल। देहरादून में नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की है। इसने प्लास्टिक कचरे के बदले में 5000 फेस मास्क वितरित किए गए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता को जागरूकता प्रदान करने के लिए मास्क का महत्व को बताएगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि देहरादून जो नगर निगम है, ठीक है, देहरादून नगर निगम की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक योजना की पहल की है, उसका नाम क्या है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। यानी कि क्या है कि जो भी आपकी प्लास्टिक यूज में नहीं है या वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उसको आप लोग क्या करेंगे कि इन्होंने क्या ये बोला है कि आप प्लास्टिक लेके आओ और मास्क लेकर जाओ, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसने अभी तक क्या किए, 5000 फेस मास्क वितरित किए गए यहाँ पे, ठीक है। अब
अगर नगर आयुक्त की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, विनय शंकर पांडे ने बताया ये प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता को जागरूक पैदा करने, यानी कि जो प्लास्टिक है उसके खिलाफ और जनता को जागरूक करने के और जनता को जागरूक करने के साथ साथ कोविड-19 में जो आपका मास्क का महत्व ये भी आपका बताया गया इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ योजना कहाँ शुरू की गई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून नगर निगम ने ये पहल शुरू की है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल। रामनाथपुरम जिले के पवन शहर के एक मछुआरे ने कदल OSE FM 90.4 शुरू किया, जो मछुआरों के लिए भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल है। यह श्रोताओं को जानकारी प्रदान करेगा, मछुआरों महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, फिल्मी गीत सहित समुद्री जानकारी और कोविड-19 जानकारी देता है। पम्बन की लगभग 80% आबादी मछली पकड़ने का कार्य करती है, उनकी मदद के लिए शुरू किया गया। अब देखो ये क्वेश्चन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, पहले नंबर पर तो समझ लो आखिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, तो क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, भारत का पहला रेडियो चैनल। ठीक है, आप लोगों को लगेगा अरे पता नहीं कौन सा होगा या बहुत पहले बना होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको क्या है कि ये याद रखना आप लोगों को कि भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है, मछली पालन के ऊपर ये चैनल आपका बनाया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो समझते हैं, अगर यहीं पे बात करते हैं कि आखिर ये आपका कहाँ बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथपुरम जिले के पवन शहर में बनाया गया। अब यहाँ पे अगर इसकी बात होती है तो ये आखिर पूरा आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में ये पड़ता है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है पूरी। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डिटेल में पूछे तो रामनाथपुरम जिले के पवन शहर में ये क्या नाम हुआ है। अब देखो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी की जब बात होती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 90.4 जो इसकी क्या है फ्रिक्वेंसी है। और देखो इसमें पहले मैंने आपको भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल है, मतलब इससे पहले अभी मछली पालन के ऊपर कोई भी रेडियो चैनल नहीं बना था, ये इकलौता यानी कि एकमात्र है। अब देखो इसमें होगा क्या क्या भाई, इसमें अगर बात करते हैं तो मछुआरे हैं वहाँ पे, ठीक है, और मछुआरों और महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, कौन, लोकगीत और फिल्मी सहित समुद्री जानकारी और कोविड-19 पर जानकारी देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे सपोज मान लो कि वो कहाँ पे समुद्र पे हैं, ठीक है, मछली का शिकार कर रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होगा, कोविड-19 से रिलेटेड इनको जानकारी नहीं मिल पाती भाई, सभी के पास तो फ़ोन नहीं तो रेडियो ये लोग रखते हैं। रेडियो में क्या होता है, इन लोगों को हर घंटे में जानकारी यहाँ पे इनको प्रोवाइड होती रहती है और उससे जानकारी इनको मिलती रहती है। जैसे क्या समुद्री इनके क्या बोलते हैं मछुआरी, जो मछुआरे होंगे महिलाओं द्वारा दिए जाने लोकगीत, ये सब इन चीज़ों को काम करेगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं करीब करीब कितनी 80% जो आबादी है मछली पकड़ने का कार्य करती है। ये किसका कार्य करती है, मछली पकड़ने का ये कार्य करती है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, तो जिन लोगों को पीडीएफ लेने में प्रॉब्लम हो रही है समझ लेते हैं पहले ध्यान से। कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर पीडीएफ मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग एक काम करिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप लोगों को जाना है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे पाठशाला। अगर आपको नहीं भी मिल पा रहा तो आप पाठशाला विद गौरव को सर्च कीजिए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से क्या करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को लगातार वीडियो को कंटिन्यू देखना है, और जो इस चैनल पे नए हैं, जो साथी इस चैनल पे नए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया करें कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।